डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक। तो बायोजियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन में आप लोग याद कर लीजिए, दो तरीके के रेडिएशन होते हैं। ठीक है। एक होता है एडेप्टिव रेडिएशन और एक होता है कन्वर्जेंट रेडिएशन। कन्वर्जेंट रेडेक्टिव रेडिएशन एंड कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। ठीक है, तो ये बात याद कर लीजिए आप। एडेप्टिव, कन्वर्जेंस या कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। ठीक। तो इसमें जो है आपको मिलेगा डार्विन फिंचेस के बारे में। ठीक है, तो डार्विन फिंचेस बर्ड होती है। क्या होती हैं? डार्विन फिंचेस। ये क्या है? बर्ड हैं। ठीक। ये कहाँ है? गैलापागोस आइलैंड। ठीक है। कहाँ है डार्विन फिंचेस? गैलापागोस आइलैंड पे। ठीक है, तो इनको याद कर लो, बायोजियोग्राफिकल या एडेप्टिव रेडिएशन का एग्जाम्पल। ठीक है, तो इसे हम लोग याद कर लेंगे। ठीक है। बाकी है तो बहुत कुछ पढ़ने के लिए, लेकिन ये एग्जाम में ज्यादा पूछा जाता है, तो इसी को आप लोग याद करिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है। हो गया। यस मैं सर। नोट्स दे दूंगा आप लोगों को। अगला देख लो अच्छा इसी पेज पे। बायोलॉजिकल इवोल्यूशन। ठीक। तो इसमें भी दो बातें थी, एक लैमार्किज्म की थी और एक डार्विनिज्म की थी। ठीक है। तो लैमार्क ने क्या कहा था वो याद करना है। ठीक है। लैमार्किज्म। ठीक है। इन्होंने एक किताब लिखी थी जिसका नाम है फिलोसफी जूलॉजी। जूलॉजी की 1809 में। ठीक है, ये याद कर लो। तो इन्होंने जो बात की थी वो थी एक्वायर्ड इनहेरिटेंस। किससे? एक्वायर्ड इनहेरिटेंस। ठीक है। तो जिराफ वाला एग्जाम्पल इन्होंने ही दिया था। ठीक है, लिख लो चाहे तो। तो जिराफ वाला इन्होंने एग्जाम्पल दिया था कि जिराफ की नेक कितनी लंबी क्यों हो गई है ना। तो इसको याद कर लेंगे। ठीक है। बट इस थ्योरी को इनकी माना नहीं गया है ना। यूज एंड डिसयूज, ये भी लिख लो, ये भी बोला जाता है इनकी थ्योरी को। यूज एंड डिसयूज। ठीक है, यूजेस एंड डिसयूजेस। इन्होंने कहा कि अगर किसी ऑर्गेनिक कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर ऑर्गन का यूज नहीं करेगा तो धीरे धीरे वो क्या होगा, डिस्फंक्शन हो जाएगा। फिर धीरे धीरे ये होगा कि इवोल्यूशन के साथ, समय के साथ उसका वो ऑर्गन बॉडी से इरेडिकेट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये बात बताइए लेमार्क। ठीक है, तो ये थ्योरी बहुत ज़्यादा एप्लीकेबल नहीं रही आगे। इसको याद कर लो, जितना लिखाया है वो इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए। ठीक है। अब चलें डार्विन पे। ठीक है, तो डार्विनिज्म हेडिंग डालिए। ठीक। तो डार्विनिज्म जो था, इन्होंने क्या दिया था? नेचुरल सिलेक्शन। उन्होंने क्या दिया? एक्वायर्ड कैरेक्टर से। एक्वायर्ड सिलेक्शन है ना। और ये था नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी। ये कौन सी थ्योरी थी? नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी थी। ठीक है। ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज, ये किताब इन्होंने लिखी थी, इसको याद कर लेंगे हम लोग। ठीक है। इनके 5 प्रिंसिपल थे।
कौन कौन से 5 प्रिंसिपल्स थे? ओ, एस, वी, एस, एम। तो एक एक करके सबको याद करेंगे। पहले ओ का मतलब क्या है? ओवर प्रोडक्शन। फिर एस का मतलब है स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। ठीक है। और फिर ओ, एस, वी। वी का मतलब है वेरिएशन। ठीक है। एस नेक्स्ट वाले का है सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। ठीक है। फिर क्या है? एन का मतलब नेचुरल सेलेक्शन। और नेचुरल सिलेक्शन एंड स्पेसिएशन। तो देखो 6 हो गए होंगे। नहीं, वो एस बी एस एम 5 है ना? 5। तो ये 5 लेटर क्या होते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है। तो इन्होंने अगर इससे रिलेटेड कुछ भी आए है ना, इनमें से ये पांचों बातें कहीं भी लिखी दिख जाए तो आप क्या कर देना, डार्विन को टिक कर देना। ठीक है। क्लियर? यस सर। हम्म। तो ओवर प्रोडक्शन मतलब जिसका रिप्रोडक्टिव प्रोडक्शन ज्यादा होगा, जिस ऑर्गेनिज्म का, वो इस धरती पर ज्यादा देर तक रहेगा, ज्यादा समय तक रहेगा। ठीक है। उसकी जाति ज्यादा समय तक इस धरती पे रहेगी। फिर जो स्ट्रगल करेंगे एग्जिस्ट रहने के लिए, बने रहने के लिए, वो लोग रहेंगे, है ना? फिर आपस में वेरिएशन होगा तो नेचर जो होगा वो सेलेक्ट करेगा। फिर सर्वाइवल फॉर फिटेस्ट, जिंदा वही रहेगा जो फिट रहेगा, है ना? नेचुरल सिलेक्शन, नेचुरल सिलेक्शन मतलब नेचर उसी को सेलेक्ट करेगा जो फिट रहेगा, ये सारी बातें जिसके अंदर होंगी, तभी उसके अंदर स्पेसिएशन आएगा, स्पेशल होगा। ठीक है। और स्पीसीज डेवलपमेंट होगा। ठीक है। तो ये बात बताई थी डार्विन ने। तो डार्विन की थ्योरी जो है ज्यादा अच्छी लगी लोगों को, और वो पूरी दुनिया में फेमस है। ठीक है। तो इसको याद कर लेंगे, इतना है। ओके। समझ गए? आगे बढ़ें। हम्म। ठीक। अब अगला देखो, म्यूटेशन थ्योरी। म्यूटेशन थ्योरी जो है, स्पोर्ट्स एक टर्म होता है, स्पोर्ट्स ये पूछ लेते हैं कभी कभी। तो ये डार्विन ने दिया था, टेटरी वेरिएशन, ये वेटसन ने दिया था। ठीक है। सॉल्टेशन का मतलब होता है, सॉल्टेटरी वेरिएशन का मतलब होता है सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन। क्या होता है सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन? तो इसको याद कर लेंगे हम लोग। ठीक है। इसके बाद अगला देखो, हार्डी वीनबर्ग प्रिंसिपल। हार्डी वीनबर्ग प्रिंसिपल। ठीक है। तो हार्डी वीनबर्ग प्रिंसिपल जो है, ये जीन नेटिक, जो जेनेटिक इक्विलिब्रियम है उसको बताता है। किसे बताता है? जेनेटिक इक्विलिब्रियम को। ठीक है। टी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू क्या? 1। ठीक है। तो इसको याद कर लो, ये वाली इक्वेशन जो है
ठीक है, हार्डी वीनबर्ग प्रिंसिपल को एक्सप्लेन करती है। तो यही सब पूछा जाता है ना, इसमें से बहुत ज़्यादा आपको नहीं याद करना है, जितना हमने बता दिया बस उतना याद कर लो, बहुत है। तो अब चलते हैं हम लोग क्रेनियल कैपेसिटी पे, ह्यूमन की, है ना, तो ये भी एक इवोल्यूशन हुआ था, क्रेनियल कैपेसिटी, तो उसको याद करेंगे हम लोग, ठीक है। हो गया, लिख लिया बेटा। यस सर। अब अगला देखो, इवोल्यूशन ऑफ मैन। ठीक, इवोल्यूशन ऑफ मैन। तो मैन का जो इवोल्यूशन है वो किस तरीके से हुआ है, तो वो बेसिस ऑफ जो था वो क्रेनियल कैपेसिटी के बेसिस पे, क्रेनियल कैपेसिटी, ठीक है, मतलब दिमाग के बेसिस पे, ठीक है। तो क्रेनियल कैपेसिटी जो है, सबसे पहले अगर बात करते हैं हम लोग एस्ट्रेलोपिथेकस, ठीक है, तो ये आया, ठीक है। इसको, इसकी जो क्रेनियल कैपेसिटी थी वो बहुत कम थी, 390 से 510 सीसी, है ना। तो अरे ये सीसी, ठीक है, तो ये जानवरों के बराबर ही थे सब, है ना। इसके बाद दूसरा देखो, होमो हैबिलिस, क्या, होमो हैबिलिस, होमो, होमो से आया हैंडीमैन, क्या आया, हैंडीमैन। तो ये थोड़ा दिमाग आया इसको, तो ये क्या करने लगा, टूल मेकिंग करना शुरू कर दिया, है ना। आपने पढ़ा होगा क्लास 3 4 में, है ना, एक किताब थी हिस्ट्री वाली, तो उसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा, है ना। तो वो देखो, वो हैंडीमैन था, तो इसने क्या किया, टूल बनाने शुरू कर दिए, पत्थरों के औजार बनाने लगे जिससे जानवरों को मार के खाते थे। तो ये हो गया 800 सीसी, है ना, थोड़ा सा दिमाग बढ़ा। अच्छा, ये खाते नहीं थे, ये ध्यान रखना, ये थे तो हर्बीवोरस ही, हर्बीवोरस मतलब शाकाहारी, है ना। तो डिड नॉट ईट मीट, ये ध्यान रखना, ये खाते नहीं थे, सॉरी, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, इनको होमिनिड भी कहते हैं, क्या कहते हैं, होमो हैबिलिस को होमोनिड भी कहा जाता है। सबसे पहले इंसानों की तरीके से दिखने वाले ये, है ना, इंसान थे। इसके बाद ये जान लो, तीसरा क्या है, होमो इरेक्टस, ठीक है, होमो इरेक्टस। तो होमो इरेक्टस जो है ये क्या है, 1.5 मिलियन ईयर एगो आया था, और इसकी 900 सीसी, है ना, क्रेनियल कैपेसिटी थी। ये मीट खाने लगा था, देखो औजार इन्होंने बनाए और मांस इसने खाना शुरू कर दिया। और होमो, क्या लिखा है मैंने, इरेक्टस, क्या, होमो इरेक्टस। और तो और इन लोगों ने खा जो मांस था उसको भून के खाना भी शुरू कर दिया, यूज फायर, है ना। तो ये सब कलाकार थे उस टाइम पे। इसके बाद आ जो चौथा, नियंडर थल, ये याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, नियंडर थल मैन, ठीक। तो जो नियंडर थल जो है, इसके अंदर स्पीच डेवलप हो गई, है ना। और 1400 सीसी, हम लोगों की खोपड़ी कितनी होती है, 1400 सीसी की ना। तो क्रेनियल कैपेसिटी इनकी भी 1400 सीसी थी, हम लोगों की अभी लिखेंगे 1450 होती है, इनसे थोड़ा ज्यादा होती है, ठीक है। तो इनके अंदर दिमाग आया, तो इन लोगों ने क्या किया, जो डेड होते थे इनके, है ना, कपड़ा पहनना शुरू किया, थोड़ा जानवरों की खाल,
हाइड एंड बरीड देयर डेड। ठीक है, क्लियर। तो इसको इस तरीके से आप लोग याद कर लेंगे। फिर इसके बाद आ जाओ पांचवें टाइप का। वो क्या है? क्रोमैग्नन। क्या? और इसकी बहुत ज्यादा हो गई थी 1650 सीसी। ठीक है, इसकी जो क्रैनियल कैपेसिटी थी बहुत हाई हो गई। ये लोग ज्यादा दिन नहीं रह पाए। सबसे पहले इन लोगों ने केव पेंटिंग बनाई थी। गुफाओं में जो पेंटिंग है ना, कोई भी नई गुफा खोजो, पुरानी गुफा मतलब, तो उसमें पेंटिंग मिलती है। तो इन लोगों ने बनाना शुरू कर दिया था, है ना। ज्यादा साल ये लोग नहीं रहे धरती पे, है ना। और तमाम सारी तबाही आई और उसमें तमाम सारे ह्यूमन बीइंग एनिमल सब खत्म होते चले गए। इसके बाद आ जाओ सिक्स, मॉडर्न मैन। हम लोग क्या हैं? मॉडर्न मैन। तो होमो सैपियंस हम लोग कहे जाते हैं ना। और हम लोगों की जो है 1450 सीसी की खोपड़ी है। ठीक है, तो इसीलिए सब कुछ पढ़ लिख ले रहे हो और अपना सब मैनेज कर ले रहे हो, है ना। तो अब ध्यान रखना आप सब लोग कि आपके पास दिमाग काफी है ना। यस तो सर। 1450 सीसी की खोपड़ी है आपके पास, है ना। तो छोटी छोटी बातों पे नहीं लड़ेंगे, नहीं तो कैसे हो जाएंगे? ऑस्ट्रेलोपिथेकस जैसे, होमो हैबिलिस जैसे, है ना। क्रोमैग्नन तो फिर भी सही था, है ना। केव पेंटिंग भी बनाई थी उसने, है ना। यस। यस सर। हाँ, लेकिन हम लोग मॉडर्न हैं तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ठीक है, यस चलिए सर। भाई, ये हो गया। तो इसको याद करने का तरीका मैं बता देता हूँ बेटा, सब लोग याद रखेंगे, है ना। ओके सर। चलिए, तो इसको याद करेंगे कैसे? ये देखो क्या लिखा हमने, राम, मतलब राम, है ना। और ये क्या लिखा? आज। आज मतलब और। ठीक है, और ये क्या हो गया? हविलिस, राम हैबिलिस। अच्छा, हमने आपको अस्ट्रेलो लिखा दिया लेकिन रामा मैंने नहीं लिखाया, है ना। तो एक पहले जो है लिख लेना कि रामा पिथेकस। ठीक, ये हो जाएगा। फिर इसके बाद आ जाओ, क्या होगा? इरेक्टस, है ना। एक क्या आया था अभी लास्ट में, बीच में? इरेक्टस। फिर क्या आया था? नियंडरथैलेंसिस, है ना। नियंडरथल। हम्म। फिर क्या है? प्रो मैग्नन आया। फिर क्या आया? होमो सैपियंस। ठीक है, तो ये आया रामापिथेकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस। सभी में क्या लगा लेना है? होमो। फिर क्या है? ये होमो तीन में दो में लगेगा, है ना। नियंडरथल, क्रोमैग्नन और होमो सैपियंस। ठीक, तो इसको अच्छे से ऐसे हम लोग याद कर लेते हैं। राम आज हवेली में खड़े ना करो आदमी
परेशान, है ना। जो भगवान राम थे, तो उनके टाइम पे किसी को परेशान नहीं किया जाता था, है ना। ये बात पता होगी आप लोगों को। यस सर। तो वो राजा थे, है ना। तो उनके महल में कोई भी जाता था तो कोई भी परेशान नहीं होता था, है ना। तो उसीलिए हमने बना रखा था, बहुत पहले ऐसे याद किया था जब हम तैयारी करते थे। तो अपना भी बना सकते हैं कुछ भी। तो हम तो ऐसे याद कर लिए थे, है ना। तो आपके मन में जो आए उस तरीके से याद कर लो, ताकि सारे याद हो जाए, है ना। और इसमें क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ क्रेनियल कैपेसिटी, ठीक है। तो रामापिथिकस की एस्ट्रेलो से भी कम होगी, फिर एस्ट्रेलो, फिर हैबिलिस इरेक्टस, निएंडरथल, क्रोमैग्नन और होमो सैपियंस। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ क्रेनियल कैपेसिटी के बेसिस पर ह्यूमन का एवोल्यूशन, ठीक है। हाँ, इसमें जो है, इसकी क्रोमैग्नन की बहुत हाई हो गई थी, है ना। 1650 हो गई थी। लेकिन उसके बाद हो जो ह्यूमन बीइंग आए, है ना, मॉडर्न मैन, तो इसकी और कम हो गई। तो राम से रामा, आज से अस्ट्रेलो, हवेली से हैबिलिस, और खड़े, खड़े मतलब इरेक्टर, है ना। इरेक्ट होने का मतलब खड़े होना, ठीक। और नियंडरथल, ना से करो, क्रोमैग्नन, और आदमी मतलब आजकल तो होमो सैपियंस होता है ना। तो इसको हम लोग इस तरीके से रट लेंगे। क्लियर। यस सर। तो समझ में आ गया मेरे ख्याल से। अब चलते हैं हम लोग किसी और टॉपिक पे, और वो टॉपिक है हमारा प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। ठीक है, तो नया टॉपिक पढ़ते हैं, और बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। बड़े दिन से एवोल्यूशन एवोल्यूशन चल रहा था हमारा, एवोल्यूशन खत्म ही नहीं हो रहा था, है ना। तो चलो अब हम लोग एवोल्यूशन को देखते हैं। तो प्रतिमा, आपने सुना आज का लेक्चर? यस सर। समझ में आया? जी सर। अंशिका? यस सर। ठीक है। तो अंशिका बताएंगी, जो लैमार्क हैं, है ना, उन्होंने क्या बताया था। यस सर। लैमार्क ने क्या कहा था? लैमार्किज्म पढ़ाई मैंने। यस सर। तो उन्होंने क्या कहा था? सॉरी, मैं 1 मिनट से याद कर रही हूँ। प्रतिमा बताएं तब तक। सर उन्होंने बायोलॉजिकल इवोल्यूशन का बताया था। हाँ हाँ, उन्होंने एक्वायर्ड कैरेक्टर पे अपनी थ्योरी दी थी, यूज एंड डिसयूज दिया था, है ना। यस सर। यस सर, यूज एंड डिस्यूज थोड़ा 88। ध्यान रखा करो। चलो, प्रतिमा बताएंगी क्रोमैग्नन की क्रेनियल कैपेसिटी कितनी है। आपकी स्क्रीन पे दिख भी रहा है। सर 5। हाँ, क्रेनियल कैपेसिटी कितनी थी क्रोमैग्नन की? हम्म। सर जी 5 थी। कितनी थी? 5? अरे भाई, देखो इधर लिखाया मैंने, देखो क्रोमैग्नन की कितनी। ये क्या? 1650। हाँ, देखो लिखी थी। सर जी 1650। हाँ, वेरी गुड। तो इस तरीके से याद करो, है ना, अच्छे से, ऐसे काम ही चलेगा, समझे। ओके सर जी। हाँ, तो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट सवाल आते हैं, तो उन्हीं को मैं पढ़ाता हूँ, है ना। जिस दिन थोड़ा अच्छा मन करता है खूब पढ़ाने का, तो मैं और अच्छे से पढ़ाता हूँ, डिटेल में एक एक चीज समझाता हूँ। लेकिन टाइम कम है ना। तो इसलिए जो है हम थोड़ा फास्ट पढ़ा रहे हैं, ठीक है।
और बहुत ज़्यादा सिलेबस भी नहीं बचा है, केवल प्लांट फिजियो बची है, और ये जेनेटिक्स तो हम अभी 2 दिन में ख़त्म ही कर देंगे। हम्म, बाकी सारा सिलेबस क्लास में हो गया था, और आप लोग थोड़ा लेट जुड़े हैं, तो हम समझ रहे हैं कि भाई चलो ये पढ़ लें, उसके बाद फिर आप लोगों का जितना हो सकेगा हम उतना रिवीजन करा देंगे। ठीक है, ओके सर। समझे? तो जैसे तुमने कभी पढ़ाई नहीं करी ना प्रतिमा, करी है। तैयारी करी है? यस सर, इसी साल तैयारी तो की? कंप्लीट हुआ है। अच्छा, इसी साल आपने इंटर किया है? जी सर। अभी मैंने नीट का फॉर्म नहीं भरा है, क्योंकि मेरी एज भी नहीं थी ना, इसलिए। अच्छा, तो अभी जो है इस साल फॉर्म भर सकती हो, फिर नर्सिंग का नहीं भर पाओगे? इस साल जब नीट का एग्जाम नहीं दिया सर, कैसे भर पाएंगे? अच्छा, तो मतलब आप अगले साल के लिए पढ़ रही हो जी ना? सर। सर बिना इंट्रेंस एग्जाम और अंशिका आप? नर्सिंग का सिलेक्शन नहीं होता है ना? ना, देखो ये क्राइटेरिया है ना। जी सर। मिनिमम जो आपकी एज होनी चाहिए वो 17 साल होनी चाहिए। ठीक है, मिनिमम ये 17 होना तो ही हो चाहिए। गई बस। ठीक है, ये एज होनी चाहिए। अगर आपकी एज इससे कम है तो आप जो है फॉर्म नहीं भर सकते हैं। और प्लस सी, सी, डी और ई में, मतलब इंग्लिश मिला के आपके 50% नंबर होने चाहिए इंटर में। जी सर, 66 आई है इस बार परसेंटेज में। यही है। 66। 66 तो अच्छा नंबर है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जी तो सर। ये है। तो चलो अब तो हम जैसे भी पढ़ा रहे हैं आप, फिर अगर इस बार नहीं फॉर्म भर रही हो तो फिर अगले साल के लिए करो, तो अगले साल तो निकल ही जाएगा आपका। ठीक है, 100%। बाकी लोग आज जुड़े नहीं। और अंशिका आपका तो खैर देना ही एग्जाम है ना इस साल, यस सर। तो आप जो है अच्छे से तैयारी करिए, जो चीजें ना समझ में आए वो अलग से भी आप पूछिए। ठीक है। ओके सर। हाँ, सर जी, अगर तो हम तब लिखिए तक कुछ प्रिंसिपल करना ऑफ। चाहें तो हम क्या कर सकते हैं? तब तक, हाँ। तब तक आप कुछ ना करिए, आप सिर्फ तैयारी करिए। ये कर लीजिए यूपी ट्रिपल एस सी पेट, ये लेकिन इसमें उलझ जाओगी, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, फिर नर्सिंग नहीं पढ़ोगी। ठीक है, एक तो ये कर लो ट्रिपल एस, है ना। और क्या जी। कर सकती हो, कंप्यूटर कोर्स कर लो कोई, जी सर। है ना। ये हम्म, जरूर कर लो। कंप्यूटर चलाना आता है नहीं आता है? नहीं आता सर। तो सीख लो सर। ठीक है, जी सर। तो कंप्यूटर कोर्स कर ही लो, टाइपिंग वगैरह आनी चाहिए अच्छे से, है ना। और प्लस जो है ये करो तैयारी साथ। ओके ठीक। सर। जी हम्म, सर। और अगर हाइट वगैरह है तो पुलिस की भी तैयारी कर सकती हो। हम्म, सर 5 फुट है मेरी हाइट। चलो ठीक है ना। इस पे बाद में बात करेंगे, ठीक। ओके सर। अभी हम पढ़ा लें। ओके। तो हेडिंग लिखो प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। ठीक है, तो ये नया चैप्टर है एकदम, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है,
प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। तो इनहेरिटेंस का मतलब ये होता है मम्मी पापा के लक्षण कहाँ जाएं, बच्चों में। ठीक, मम्मी पापा भी होना चाहिए, है ना, समझ के। तो मतलब जो पेरेंट के कैरेक्टर हैं वो कहाँ जाने चाहिए, ऑफस्प्रिंग का ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर हो रहा है, तो दिस इज नोन एज इनहेरिटेंस। अब ये होता है कि ये जो वेरिएशन हो रहा है, वेरिएशन का मतलब डिग्री ऑफ डिफरेंस, डिग्री ऑफ क्या, डिफरेंस। मतलब आपस में वो लोग एक दूसरे से डिफर कितना है, डिफर, है ना, कितना चेंज है आपस में। भाई हम लोग एक जैसे तो हैं लेकिन कंप्लीटली एक जैसे नहीं है। तो ये हो गया वेरिएशन। आपस में जो थोड़ा बहुत चेंजमेंट होता है, जो विभिन्नता होती है, उसी को हम क्या कहते हैं, वेरिएशन कहते हैं। ठीक, अब देखो एक पॉइंट और याद कर लो, आर्टिफिशियल सेलेक्शन एंड डोमेस्टिकेशन से पंजाब में, है ना, क्या बनाई गई, साहीवाल। साहीवाल देखी है किसी ने, बताओ, साहीवाल क्या, साहीवाल काऊ बनाई गई। ठीक है, आर्टिफिशियल सिलेक्शन से क्या किया गया, जेनेटिकली चेंज करके, है ना, गाय बनाई गई। और उस गाय को हम लोग पालते हैं और वो हाई यील्डिंग है, बहुत ज्यादा दूध देती है। ठीक है, साहीवाल गाय, देखा होगा, देखा है नहीं देखा है साहीवाल गैया। यस। हम्म, तो साहीवाल गैया जो होती है वो भाई कैसे बनाई गई, आर्टिफिशियल सिलेक्शन। ठीक है, तो इसको हम लोग याद कर लेंगे। अब आ जाओ मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। तो ये चैप्टर मेनली किस पे फोकस है, मेंडल पे। मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। तो इनहेरिटेंस का मतलब समझ गए ना, वंशानुगति, है ना, मतलब मम्मी पापा के लक्षण बच्चों में आना। तो मेंडल जो थे, मेंडल was ऑस्ट्रियन मॉन्क। ठीक है, ऑस्ट्रिय बाबा थे, मॉन्क माने होता है पादरी, है ना। तो चर्च में जो बाबा होते हैं उनको कहते हैं पादरी, मॉन्क। खैर, ज्यादा नहीं इसमें जाना है। फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। ठीक, लेकिन फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स किसे कहते हैं, और मॉडर्न के कौन है, मॉडर्न जेनेटिक्स कौन है, बेटेसन। ठीक है, क्या, बेटेसन। क्लियर, तो इस तरीके से याद करना। इन्होंने, मेंडल ने जो अपना वर्क किया था, वर्क ऑन गार्डन पी, किस पे काम किया, गार्डन पी पे।
1856 से लेकर के 1863 तक। तो इसको हम लोग अच्छे से याद कर लेंगे। ठीक है, नोट कर लो फटाफट। सर आप क्लास तो लेते नहीं हो, पढ़ाते तो हो नहीं, पढ़ाना चाहते ही नहीं हो, है ना? तो सिलेक्शन कैसे होगा मेरा? सिलेक्शन होगा भी नहीं अगर आप पढ़ाओगे नहीं, है ना? लेकिन आप अगर पुलिस वगैरह की तैयारी करती हो, है ना, तो फिर जो है बाकी चीज छोड़नी पड़ेंगी, है ना? तो सोच लो क्या बनना है, नर्स बनना है कि पुलिस? सर नर्सिंग लाइन धूप में। में डंड धूप में डंडा लेके खड़े होना है कि हॉस्पिटल में एसी में बढ़िया कलम चलानी है पंखे के नीचे बढ़िया? सोच लो। सर हॉस्पिटल में ही जाना है। है ना? जी सर, इसीलिए तो इसकी तैयारी कर रहे हैं। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं कि पुलिस की नौकरी बेकार है, उनको तो पास ताकत बहुत होती है ना? वर्दी में दम है, ये भी बात है। हो गया, आगे बढ़े। जी सर। चलो भैया आगे बढ़ो, अगला लिखो। अब देखो इन्होंने 7 साल काम किया, है ना? कितने साल? 56 से लेकर के 63 तक, 7 ईयर। तो इन्होंने हर साल 1 कैरेक्टर की स्टडी की, तो कितने कैरेक्टर हो गए? 7 कैरेक्टर। और हर कैरेक्टर में दो बातें इन्होंने ली, उनको नाम दिया ट्रेट। क्या नाम दिया? ट्रेट। तो पहली ट्रेट जो थी वो थी डोमिनेंट, और दूसरी ट्रेट क्या थी? रिसेसिव। ठीक है, तो दो ट्रेट थी, डोमिनेंट स्टेट और रिसेसिव। ठीक है, तो एक एक करके दोनों को पढ़ते हैं। तो टोटल कितने हो गए लक्षण यहाँ पे? अगर ट्रेड के बेसिस पे देखें तो 14 हो गए, है ना? बट कैरेक्टर 7 ही है, ध्यान रखना। ठीक है, तो लक्षण आपके 7 ही। तो लेते हैं, दिस इज कैरेक्टर, इधर लिख लो डोमिनेंट, और एक साइड में लिख लो क्या? रिसेसिव। ठीक, तो ये ट्रेड्स हो गई। तो जो पहला कैरेक्टर है वो क्या था? सीड का शेप अगर राउंडेड है तो डोमिनेंट, और अगर रिंकड है, सिकुड़ा हुआ है, तो रिसेसिव। ठीक, 13,002। सीड का कलर ये कैसा है? अगर येलो है तो भाई डोमिनेंट, और अगर हरा है तो रिसेसिव। ठीक, फिर आ जाओ तीसरा, फ्लावर कलर। ठीक, तो फ्लावर कलर अगर वायलेट है तो डोमिनेंट, और ये रिसेसिव, वाइट। चौथा, पॉड, पॉड मानी से फली। तो पॉड का शेप अगर फुल है ना, एक बता देखा होगा फुल होती है, और एक होती है सिकुड़ी हुई, तो कॉन्स्ट्रिक्टेड, तो वो नहीं खरीदते हैं ना, दैट इज रिसेसिव। फिर आ जाओ पांचवा, फ्लावर पोजीशन। हम्म, अगर एक्सियल पोजीशन है तो खूब सारे फल आएंगे,
और टर्मिनल है तो बहुत ज्यादा पैदावार नहीं हो। फिर आ जाओ, एक और ले लो, स्टेम हाइट। ठीक। तो अगर टॉल हो और ड्वार्फ, है ना, एक क्या होगा, टॉल, एक होगा ड्वार्फ। एक और रह रहा है ना, तभी तो सात होंगे। उसको लिख लो, 7। पॉड का कलर, फली का कलर। तो ये कैसा होगा पॉड कलर? अगर जो है ग्रीन है तो बढ़िया फली है, और अगर येलो है तो बेकार है ना, रिसेसिव। तो ऐसा नहीं है मतलब बेकार है, कहने का मतलब ये है कि कैरेक्टर जो है वो है ना, ट्रेड, कुछ ट्रेड रिसेसिव अच्छी होती है। ठीक। तो इसको याद कर लो, ये सातों टिप पर याद होने चाहिए आपकी। ठीक। और ये क्या था, दिस इज गार्डन पी। ठीक है। तो इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था किस पे काम किया था, गार्डन पी प्लांट पे, है ना, मटर का प्लांट। तो चलिए भैया याद रखिए इतना, है ना, और आज यहीं तक रखते हैं, बाकी सभी लोग जब देखेंगे तो कल से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है। तो आज आप लोगों का लेक्चर यहीं तक रहेगा। कुछ पूछना हो तो पूछ लो बेटा। हम्म, पूछना है कुछ? तो चलो, जितना हो जाए उतना पढ़ो, है ना। ओके सर। हाँ बेटा, क्या कह रही हो? ठीक।